हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी। तो उसी तैयारी में हम लोग आज एक चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ये बिहार बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्या आप बोल सकते हैं कि हम लोग उतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है। और इसी सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर मीन्स फर्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है इसका जो तरीका है, वीडियो देखने का तरीका आप बोल सकते हैं, ये हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है ठीक वैसे ही आपका वीडियो भी बनना चालू हुआ है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है ठीक उसी तरीके से उस टॉपिक में से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 2 3 4 जो भी सीरीज आएगा, वैसे वैसे आपका टॉपिक आगे की ओर बढ़ेगा और आपका चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। इस सीरीज में हम लोग कम से कम आपका 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठोस अवस्था का। इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का मतलब ये है, या फिर आप बोल सकते हैं हम लोग का मकसद ये है कि इस चैप्टर से अगर हम एक बार अगर ये वीडियो देख लिए या फिर ये सीरीज देख लिए तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में नहीं छूटने वाला, ठीक है। बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और हम लोग का टारगेट हो कि 35 में 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, जहां से जैसे जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बढ़ रहा है समझिए वैसे वैसे आपका चैप्टर भी आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का जो फर्स्ट लाइन होता है, जहां से आपका ठोस के बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वहां से लेकर के और आपका वहां तक हम लोग कवर करेंगे जहां पर क्रिस्टल या फिर ठोस में दोष उत्पन्न होता है, वहां तक हम लोग कवर करेंगे। A to Z सारा का सारा चैप्टर को कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ठोस पदार्थ के आयतन, आकार और आकृति होते हैं। तो ठोस पदार्थ के आयतन, आकार और आकृति क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन का बी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है ठोस पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य दूरियां होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस पदार्थ के बीच में जो अवयवी कण होता है उसके बीच में दूरियां बहुत क्या होती है, कम, ठीक है ना। इनके बीच की जो दूरी होती है जिसको अंतराण्विक दूरी होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। और इनके बीच में जो आकर्षण बल है, अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, अधिक। तो आपसे पूछ रहा है अवयवी कणों के बीच दूरियां या मध्य दूरियां होती है तो बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो हम लोग को सिलेबस के अनुसार आपको ठोस को दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसको रवादार ठोस बोलते हैं, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जल्दी जल्दी करेंगे और है ना। आपका ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्लास में, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्पीड थोड़ा बढ़ा कर करेंगे। तो ठोस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय दूसरा अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट है वास्तविक ठोस किसे कहते हैं। तो वास्तविक ठोस किसको कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को। इसी को एक और नाम से जानते हैं, रवादार ठोस। कौन सा, रवादार ठोस, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक ठोस। अगर पूछेगा अवास्तविक ठोस, तो अवास्तविक ठोस होता है कौन, अक्रिस्टलीय, अवास्तविक ठोस, अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो आपका वास्तविक ठोस पूछ रहा था तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है किसमें। दो प्रकार का आपका ठोस है, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो पूछ रहा है कि कौन से ठोस में अवयवी कण जो है, जिस कण से मिलकर के ठोस का निर्माण हुआ है, उसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। निश्चित व्यवस्था मतलब होता है कि उसके जो अवयवी कण है बिल्कुल एक तरीके से पूरा का पूरा क्रिस्टल में उपस्थित होंगे या फिर सजे हुए होंगे। जैसे में आप देख सकते हैं कि इस टाइप से जो अवयवी कण बना रहे हैं, अगर 3 3 6 एक साथ 7 अवयवी कण ऊपर है तो उसके नीचे भी 7, उसके उसके भी नीचे 7। तो इस टाइप से जो पैकिंग किया जाता है वो होता है किसका, क्रिस्टलीय ठोस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? दीर्घपरासी। दीर्घपरासी मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए अवयवी कण होते हैं और ये इनका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या? एक दूसरे से जुड़ करके काफी दूर तक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और या फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक होते थे। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। निश्चित मतलब कि उनका गलनांक फिक्स है। अगर जिस टेम्परेचर पे वो गलता है उसी टेम्परेचर पे गलेगा, ना कि उससे पहले या फिर उसके बाद में। ठीक है ना? फिक्स है, उसका गलनांक फिक्स है। ठोस जो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। विषम दैशिकता मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग अगर दिशा में बात किया जाए, अलग अलग दिशाओं में इनकी गुण जो है अलग अलग होती है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एक ऐसा ठोस जिसको अलग अलग दिशाओं से देखा जाए तो वो अलग अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं या विभिन्न गुण दिशाओं से विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, तो वो होता है क्रिस्टलीय में। किसमें होता है? क्रिस्टलीय। विषम दैशिकता क्रिस्टलीय में। विषम दैशिकता किसमें? क्रिस्टलीय में। क्वेश्चन नंबर 9 है ठोस जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान हो। सभी दिशाओं में एक समान होगा तो वो होगा अक्रिस्टलीय और इसको बोलते हैं समदैशिकता। ये जो गुण जो है इस गुण को बोलते हैं समदैशिकता। जिनका भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान है वह गुण कौन सा गुण कहलाता है? समदैशिकता। बोला अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कौन है? तो कांच होता है, रबड़ होता है और प्लास्टिक। ये तीनों अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, आपको आएगा, जब भी आएगा यही तीन ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक होते हैं। तो कांच, रबड़ या फिर प्लास्टिक जो भी है उसका गलनांक निश्चित नहीं होता। उसका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित। वो रेंज में होता है। किस में होता है? रेंज में। जैसे आप कोई प्लास्टिक भी जलाइएगा तो देखिएगा, अगर मान लेते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मुलायम हुआ है तो उसको गलते गलते मिनिमम कितना लग सकता है? 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेंज में होता है, तो जिसका गलनांक रेंज में होता है उसको अनिश्चित बोलते हैं। तो अनिश्चित किसका है? अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट है ठोस जो समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। अभी जस्ट बताया है समदैशिकता मतलब होता है विभिन्न दिशाओं में एक प्रकार का गुण, और ये होता है किसका? अक्रिस्टलीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग। पहला कौन सा है? आयनिक ठोस। दूसरा है आपका सहसंयोजक ठोस। हम लोग को ये सब पढ़ना है, पढ़ चुके हैं क्लास में। इसी को एक और नाम से जानते हैं नेटवर्क ठोस। बिहार बोर्ड नेटवर्क ठोस ही बार बार इसको लिखता है। तो पहला आयनिक है, दूसरा सहसंयोजक है, तीसरा आपका धात्विक ठोस है, मेटेलिक ठोस जिसको बोल सकते हैं, मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ जो है आणविक ठोस। आणविक मतलब अणु वाला, आणविक ठोस है। ये आपका 4 प्रकार का। तो क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो 4 भागों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं? तो नाम ही है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस बनता है किससे? आयन से। के अवयवी कण कौन है? आयन। और आयन के प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। ठीक है। तो आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन है? आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक ठोस में उपस्थित बंध कहलाते हैं। तो आप बताइएगा आयनिक ठोस बनते हैं किससे? आयन से। और आयन के प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। ठीक है। और आपको पता है धन आयन मतलब पॉजिटिव, ऋण आयन मतलब निगेटिव। और पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके आकर्षण से बनने वाला बंधन जो है आयनिक बंधन कहलाता है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, आयनिक बंध को ही एक और नाम से जानते हैं वैद्युत सहसंयोजक। वैद्युत सहसंयोजक। तो आयनिक बंधन बोले या फिर वैद्युत सहसंयोजक बंधन बोले, अब टिक लगा सकते हैं। सहसंयोजक नहीं, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा वैद्युत बोलना जरूरी है। आयनिक बंधन है, वैद्युत सहसंयोजक बंधन बोलना जरूरी है, याद रखना बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। NaCl की संरचना में एक Na प्लस आयन घिरे होते कितने Cl माइनस से? तो आपको याद होना चाहिए कि NaCl का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं NaCl का, तो एक NaCl जो है घिरा होता है 6 Cl माइनस से। 1 2 Cl माइनस से, 3 4 और एक जो है आगे की ओर और एक किधर की ओर? पीछे की।
तो ये आपका Na+ जो है 6Cl- से, और ठीक ऐसा ही है कि एक Cl- भी कितने Na+ से घिरे रहते हैं, तो 6। तो याद रखिएगा, एक Na+ हो या फिर एक Cl- हो, घिरते कितने लोगों से, 6 लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। तो आपको पता है ये NaCl अभी जो है ना, ये उदासीन है, ना इसके ऊपर प्लस है ना इसके ऊपर माइनस। लेकिन जैसा ही इसको आप या तो कौन सा अवस्था में लेके चलिएगा, गलित या जलीय विलयन, गलित या फिर कौन सा विलयन में, जलीय। जलीय विलयन मतलब पानी में डाल देते हैं, तो तब ये NaCl जो है, ये आयनिक यौगिक जो है, ये टूट जाता है आयंस में। किसमें, आयंस में, Na+ में और Cl- में। और ये जो Na+ और Cl- है, ये इस समय कहलाता है मुक्त आयन। ये कौन सा आयन कहलाता है, मुक्त आयन। टूट जाने के बाद ये कहलाता है कौन सा आयन, मुक्त आयन। और मुक्त आयन जब होता है, तब ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन जब तक ये ठोस अवस्था में, NaCl अभी कौन सा अवस्था में है, ठोस अवस्था में। इसको करना पड़ेगा कौन सी अवस्था में, गलित या फिर जलीय। इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी ठोस अवस्था में, याद रखिए NaCl का क्वेश्चन में, NaCl अभी ठोस अवस्था में है। लेकिन जब इसको गलित या फिर जलीय विलयन, गलित मतलब जब इसको गलाइएगा, ये गल जाएगा टेम्परेचर देने पर, या फिर ये जलीय विलयन जब इसको पानी में डालेंगे, तब जाकर के ये मुक्त आयन देगा। और जब ये मुक्त आयन गलित और जलीय विलयन में, ये विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में ये क्या है, कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। तो वही बताया, सुचालक कब होगा, जब या तो एक गलित अवस्था में हो या तो फिर जलीय विलयन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर का क्वेश्चन है, बोरा NaCl KCl CuSO4 उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए NaCl हो, NaCl हो, ये भी आयनिक यौगिक है, Na+ और Cl- से बना है। KCl हो, तो ये भी आयनिक यौगिक है, K+ और Cl- से। या फिर कॉपर सल्फेट हो, तो ये भी बना है आयनिक यौगिक Cu+2 और SO4- से। तो ये तीनों उदाहरण है आयनिक ठोस। इसके आयनिक ठोस। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर, देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, आपका जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है क्लास में, हर चीज बताया गया है, क्वेश्चन में आपका कॉपी में नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। जो लोग क्लास का स्टूडेंट है उनको पता है कि ये सारा चीज, ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, सबका टेस्ट भी हो चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले टाइम में, जब एग्जाम का टाइम होगा, तो आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो और इस चैप्टर पे कमांड हो, इसलिए हम लोग ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण होते हैं। तो सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु। सहसंयोजक ठोस बनते हैं परमाणु से। इसका जो अवयवी कण है, ये क्या होता है, परमाणु होता है, परमाणु से बनते हैं। ठीक है, बोला ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको पता है ग्रेफाइट जो है, जनरली थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है आपका सहसंयोजक ठोस बनाता है। कौन सा, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस है ये। लेकिन आपको पता है ग्रेफाइट का जो संरचना होता है, उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होते हैं। और कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक। याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या है, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, एक कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, 1 2 और ये 3। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आप देखिए यहाँ 3 बॉन्ड बनाया, तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा जब होता है, 3 सिग्मा जब होगा, तो ये sp2 बंधन बनाता है। संकरण इसका क्या होता है, sp2। अगर 4 सिग्मा होता है, तो ये होता है sp3। 3 होगा तो sp2, 2 होगा तो sp, क्या होगा, sp। याद रखिएगा, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है।
नेक्स्ट में हीरे में कार्बन की संकरण क्या होती है? तो हीरा का संरचना में होता है क्या कि हीरा जो है इसमें एक कार्बन, कितने कार्बन से अटैच होते हैं? 4 कार्बन से। तो यहाँ चारों बॉन्ड बनाया हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए हीरा जो है विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक होता है, उसमें चमक होते हैं, सब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब बात करते हैं संकरण के बारे में। तो इसमें देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा 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 और सिग्मा। 4 जब सिग्मा होता है तो इसका संकरण क्या होता है? sp3। एक s होते हैं और 3 क्या होता है? p। ठीक है, तो sp3। तो यहां आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आणविक ठोस के अवयवी कण होते हैं। तो आणविक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं? अणु होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं, याद रखिएगा। आणविक ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया? तो आणविक ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया। के वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। पहला कौन सा है? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा होता है हाइड्रोजन अबंधित या फिर हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो आणविक ठोस कितने बार हुए? 3 बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अध्रुवीय आणविक ठोस में अणुओं के बीच में कौन सा बल होता है? तो अध्रुवीय मतलब होता है क्या कि आपका एक ही प्रकार का परमाणु जो है आपस में जुड़ा हुआ है। तो H2 या फिर Cl2 करिए, यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ढेर सारा H2 है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। आप देखिएगा जितना विद्युत ऋणात्मकता इस हाइड्रोजन का है, उतना ही विद्युत ऋणात्मकता इस हाइड्रोजन का। तो इन दोनों के बीच में कोई है ना इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर रहा है, ना प्लस लग रहा है, ना क्या बन रहा है? माइनस बन। तो ये जो है अध्रुवीय, जितना इलेक्ट्रॉन, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से ये दोनों आपस में बंधन बनाया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ढेर सारा हाइड्रोजन है, H2 है, तो एक H2 ये हुआ, एक H2 ये हुआ। ऐसा ही करके आप एक और H2 कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। तो एक ही प्रकार का परमाणु से है, तो एक ही प्रकार का जब परमाणु है तो दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या है? एक समान। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो इसमें कोई भी किसी का इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो ठोस होता है उसको अध्रुवीय आणविक ठोस बोलते हैं। और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है ये होता है वांडर वाल। याद रखिएगा, वांडर वाल आकर्षण बल। कौन सा बल? वांडर वाल आकर्षण। तो इसमें आप टिक लगा सकते हैं, अध्रुवीय में वांडर वाल आकर्षण बल। फिर बोला आर्गन के अणुओं के बीच। तो देखिएगा आर्गन जो है परमाणु है, और आर्गन के अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है? तो आर्गन और आर्गन के बीच में आपका कौन सा बल लगता है? तो वांडर वाल आकर्षण बल। वांडर वाल आकर्षण, याद रखिएगा। ये याद रखना, ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है आर्गन के बारे में, स्टार पॉइंट है ये, है ना। वांडर आर्गन, आपको लगेगा कि आर्गन परमाणु है, लेकिन आर्गन और आर्गन के बीच में मतलब ढेर सारा आर्गन गैस है और उनके अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है? तो आर्गन जो है वर्ग संख्या 18 का तत्व है, वो किसी के साथ बंधन बनाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर आर्गन आर्गन के साथ अगर आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है तो उनके बीच में कौन सा आकर्षण बल होता है? वांडरवाल आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के होते हैं। तो देखिएगा अध्रुवीय आणविक ठोस है तो उसमें आपका बंधन बना हुआ है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ना आपका मुक्त आयन है। तो ये ना अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब आता है वांडरवाल बंधन की ऊर्जा, बंध ऊर्जा होती है। वांडरवाल आकर्षण बल जो होता है ये बहुत कमजोर बल है, ठीक ना। बहुत क्या है? कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है, दुर्बल बल बोल सकते हैं। कमजोर के जगह पे आप इसको बोल सकते हैं कौन सा बल है? दुर्बल बल। और दुर्बल बल होने के कारण ये जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होता है। इसको 8 किलो जूल पर मोल दीजिएगा, ये बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस में अणुओं के बीच में कौन सा बल होता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल में आप देखिएगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं, है ना, HCl। HCl के अणु ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा H और Cl आपस में सहसंयोजक बंधन बनाया है, H और Cl।
H और Cl। एक का विद्युत ऋणात्मकता कम है, एक का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक लगेगा। क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो ये द्विध्रुव बना रहा है, ये भी द्विध्रुव बना रहा है, ये भी द्विध्रुव, और द्विध्रुव के बीच में आकर्षण बल है। ये कौन सा? द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल। तो आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बल लगता है? तो द्विध्रुव आकर्षण बल। अब है HCl, HBr और HI के अणुओं के बीच में, तो देखिएगा HCl हो या HBr हो या फिर क्या हो HI। देखिए विद्युत ऋणात्मकता तीनों का ज्यादा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। ये तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आकर्षित करेगा हाइड्रोजन का अपनी तरफ, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जिसके ऊपर पार्शियल धनात्मक और पार्शियल ऋणात्मक आता है, मतलब आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक आता है, वो हमेशा कौन सा बल बनाएगा? द्विध्रुवीय आकर्षण बल। अब है हाइड्रोजन बल के निर्माण में सहायक होते हैं, ये बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं इसको। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? जब हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो फिर क्या हो? नाइट्रोजन। आप बोल सकते हैं फोन, है ना। हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ आपको या तो कौन दिखेगा? फ्लोरीन, या तो कौन दिखेगा? ऑक्सीजन, या तो फिर कौन दिखेगा? नाइट्रोजन। तभी बनेगा कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बल के निर्माण में सहायक होते हैं कौन? तो फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑल ऑफ दिज। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दिज, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन हाइड्रोजन बल का निर्माण नहीं करता? अभी हम जस्ट बताए हैं कि हाइड्रोजन H बल मतलब हाइड्रोजन बंधन, और हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कौन करता है? तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और कौन होना चाहिए? नाइट्रोजन। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, HF ये बनाएगा। ये H के साथ Cl आ गया, तो Cl तो नहीं चाहिए भाई, तो ये बंधन नहीं बनाएगा। ये H और O है तो ये भी बंधन बनाएगा, H के साथ N है तो ये भी बंधन बनाएगा। इसका मतलब बंधन नहीं बनाने वाला कौन है? HCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे प्रबल बल कौन है? तीन है ना, आपका तीन बल दिया, एक हाइड्रोजन बंधन दिया हुआ है, एक द्विध्रुव आकर्षण बल दिया हुआ है, एक है वांडर वाल। तो सबसे प्रबल, प्रबल मतलब मजबूत, तो आपको बता दे ये तीन में सबसे कमजोर कौन है? वांडर वाल। इससे मजबूत कौन है? तो द्विध्रुव। और सबसे मजबूत कौन है? तो हाइड्रोजन बंधन। तो सबसे मजबूत बंधन है हाइड्रोजन बंधन, 34 का ए होगा। नेक्स्ट है क्वार्ज ग्लास में। देखिएगा क्वार्ज से क्वेश्चन आपको आएगा तो कंफ्यूजन बनाता है, लेकिन क्वार्ज के साथ अगर दिख जाए क्या? ग्लास, तो ग्लास जैसे ही दिखेगा तो समझ जाइए अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। किसका है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्वार्ज ग्लास में सिलिका का प्रतिशत होता है, तो क्वार्ज ग्लास में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? 80%। ठीक है। और क्वार्ज है तो क्वार्ज क्या है? तो क्वार्ज है आपका क्रिस्टलीय ठोस। सिर्फ क्वार्ज लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वार्ज लिखेगा तो क्रिस्टलीय ठोस, और क्वार्ज ग्लास लिखेगा तो अक्रिस्टलीय। ठीक है। क्वार्ज में आपका सिलिका, इसका भी फॉर्मूला वही है SiO2, लेकिन इसमें आपका सिलिका का प्रतिशत 99% होता है। 99% अगर सिलिका है तो वो क्रिस्टलीय है। क्या है? क्रिस्टलीय। अगर 99 से कम है तो वो क्या है? अक्रिस्टलीय। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस कौन है? तो सहसंयोजक ठोस वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। और इलेक्ट्रॉन की साझी, लोहा जो है धात्विक ठोस है। ये कौन सा ठोस है? धात्विक। हीरा जो है आपका सहसंयोजक ठोस है। क्यों? क्योंकि हीरा की संरचना में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं? 4 कार्बन से, और ये चारों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। ये सब चारों कौन सा बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है? सहसंयोजक। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सहसंयोजक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये तो आणविक ठोस है। NaCl जो है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तांबा आपका धातु है तो ये धात्विक ठोस, ये धात्विक। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रवादार ठोस है। रवादार मतलब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताइए। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण में कौन आएगा? हीरा होगा। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय मतलब बेरवादार। रबड़ भी क्या है? अक्रिस्टलीय। तो कांच और रबड़ तो अक्रिस्टलीय है, तो रवादार कौन है? हीरा। बेरवादार ठोस पदार्थ है, तो बेरवादार में कांच है, हीरा है, ये दोनों, और ग्रेफाइट। बेरवादार ठोस नहीं, है ना, कांच और हीरा। अच्छा, बेरवादार सिंपल पूछ रहा है कि बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए, अक्रिस्टलीय ठोस बार बार हम बता चुके हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में बिहार बोर्ड में आपको 3 ही याद रखना है, कांच, रबड़ और प्लास्टिक। कांच, रबड़ और प्लास्टिक। तो आप देखिएगा कांच यहाँ पे दिख रहा है, तो बेरवादार ठोस यही है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? तो सबसे पहले हम बना देते ग्रेफाइट का संरचना। 1 2 3, ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त। अब बताइए, पहला है चालक ठोस, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये अब क्या होगा? चालक हो जाएगा। तो ये तो है, कर सकते हैं। दूसरा जालक ठोस। जालक ठोस को बोलते हैं नेटवर्क ठोस, या फिर आप बोल सकते हैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये जालक ठोस का भी उदाहरण है। तीसरा है सहसंयोजक ठोस। तो ये बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंधन है, तो ये कौन सा बंधन है? सहसंयोजक। तो इसको हम बोल सकते हैं सहसंयोजक ठोस भी है। चौथा है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में होता है एक धातु होना चाहिए, दूसरा अधातु होना चाहिए, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अधातु। इसका मतलब वर्गीकृत किस में नहीं कर सकते? तो आयनिक ठोस में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है, नेटवर्क ठोस है? बोल सकते हैं हीरा जो है नेटवर्क ठोस है। हीरा जो है कौन सा ठोस है? नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन ठोस व्यवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? तो सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है? तो सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में आपका मैक्सिमम टाइम में सल्फर रहता है। कौन रहता है? सल्फर। ठीक है ना। सल्फर जो है आपका सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है। सिलिकॉन भी रहता है, सल्फर और सिलिकॉन दोनों होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन होगा? तो ग्लास दिख गया, अक्रिस्टलीय ठोस। क्वार्ट्ज, ग्लास, अक्रिस्टलीय ठोस। 80% इसमें SiO2 होता है, सिलिका होता है। तो आप टिक लगा सकते हैं 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट में आप बताइएगा, ग्रेफाइट का संरचना में आपका 3 कार्बन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट आपका सहसंयोजक ठोस का निर्माण कर रहा है, ना कि आणविक। 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45, आयोडीन है। आयोडीन में I2 ऐसे करके बनाते हैं। ये आणविक ठोस का उदाहरण है ना। ये कौन सा ठोस का उदाहरण है? आणविक ठोस। सहसंयोजक ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस में आपका आएगा, है ना, रॉक सॉल्ट NaCl, ये तो आपका आयनिक ठोस है। बर्फ है, आइस। क्वार्ज है, सिंपल सा, तो क्वार्ज आपका, है ना, SiO2, सिलिका। तो इसमें आप देखिएगा कि का सिलिकन और ऑक्सीजन के बीच में आपका कौन सा बॉन्ड लगता है? सहसंयोजक बॉन्ड। सिलिका और ऑक्सीजन, तो सहसंयोजक ठोस बना रहा है, तो ये आपका क्वार्ज। लिख सकते हैं क्वार्ज ग्लास होना चाहिए, लेकिन ठीक है, सहसंयोजक ठोस सिर्फ पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं क्वार्ज। नेक्स्ट है ब्रैग समीकरण क्या? तो ब्रैग समीकरण होता है, फार्मूला पूछ रहा है, तो इसमें पहले हम कुछ एडिट कर देते हैं। एन लेमडा होता है, यहाँ सिर्फ लेमडा, यहाँ ये। तो बोल रहा है कि कौन होता है ब्रैग समीकरण? तो ब्रैग समीकरण इजकल टू होता है एन पाई इजकल टू 2d साइन थीटा। एन लेमडा इजकल टू 2d साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। एन लेमडा इजकल टू 2d। ठीक है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, बिंदुओं की त्रिविम संरचनाओं को कहते हैं। बिंदु का सिर्फ और सिर्फ अभी बिंदु दिया गया है ना, कि यहाँ पे आपका व्यभिकण आ करके बैठ सकता है या उपस्थित हो सकते हैं। तो बिंदुओं की त्रिविम संरचना को आप क्या बोलते हैं? तो त्रिविम जालक बोलते हैं, त्रिविम जालक। फिर बोल रहा है त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था। अगर इस वाले में त्रिविम जो जालक बना हुआ है, इसमें अगर अवयवी कण को अगर हम बैठा दे, अवयवी कण मतलब Na+ और Cl- को,
Na+Cl- अगर सब जगह बैठ जाए तो इस समय आप इस जालक को क्या बोलिएगा जब अवयवी कण उपस्थित हो जाए बिंदु की जगह पे, इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। फिर लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे सभी भागों में समान रूप से दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है कहलाते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिस्टल बना है, मतलब संपूर्ण क्रिस्टल बना है, कंप्लीट ठोस बना है, और इस ठोस का सबसे छोटा इकाई जिसको बार बार दोहराने पर एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट कोष्टिक, यूनिट सेल, या फिर हिंदी में बोलते हैं एकक कोशिका। कौन सा? एकक कोशिका। यूनिट सेल मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, किसी भी ठोस का वह सबसे छोटी इकाई जिसको अगर बार बार आप उसी उसी टाइप का छोटा छोटा इकाई को बार बार अगर दोहराइएगा एक निश्चित और नियमित अंतराल पे, तो एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है। जैसे आप बोल सकते हैं आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो जो है आपका एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल मतलब आपका बोल सकते हैं क्रिस्टल है, क्रिस्टल ठोस है, और उस रूम का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है किससे? तो ईंट से। और वो ईंट जो है उस रूम का सबसे छोटा इकाई है जिसको अगर आप बार बार दोहराए हैं और निश्चित और नियमित व्यवस्था में दोहराए हैं तो आपका उस रूम का निर्माण हो गया, एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण हो गया। तो पूछ रहा वही कि वो बड़ा सा क्रिस्टल में वह सबसे छोटा इकाई जिसको बार बार अगर आप दोहराए तो एक है ना आपका एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उस छोटे से इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, या फिर बोलते हैं एकक कोशिका। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखिएगा हम फिर से बता रहे हैं, ये जो है आपका रैंडम क्वेश्चन नहीं उठाया हुआ है, ये आपका बिल्कुल चैप्टर जहां से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल वहां से लेकर के धीरे 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 टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का खत्म होगा, वैसे ही आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ए टू जेड टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। एग्जाम में आपका कहीं से भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये सीरीज देख रखे हैं तो आपका ठोस है ना, ठोस अवस्था या फिर बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी कवर करिएगा और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। टोटल हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जिससे भी पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाए? कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और इसी 200 में से ही आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।